साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बाय लैंड, ये कंट्री आज से कुछ साल पहले तक बहुत प्रोग्रेसिवली और पीसफुली डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही थी। पर अचानक इस देश की मिलिट्री यहाँ के सभी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है और इस देश में डेमोक्रेसी हटाकर आ जाता है मिलिट्री का राज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ म्यांमार की, जिसे अपन इंडियंस बर्मा के नाम से भी जानते हैं। इस देश का नाम 1989 तक बर्मा था और फिर इसका नाम चेंज करके म्यांमार कर दिया गया था। लगभग 125 साल के अंग्रेजों के राज के बाद इस देश को 1948 में आजादी तो मिल गई थी, लेकिन इस देश की बदकिस्मती ये रही कि आजादी के बाद भी इस देश के लोग खुद ही आपस में भिड़ने लगे और 1962 में जाके इधर की मिलिट्री एक कू या तख्ता पलट कर देती है। तब से लेके अब तक इस देश की सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल रही है और इन सभी पॉलिटिकल इवेंट्स और इनकी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आज की वीडियो में मैं आगे चल के आपसे अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन फिलहाल अपन कहाँ हैं? फिलहाल है अपन म्यांमार देश की लार्जेस्ट सिटी यांगोन, जिसे अपन इंडियंस रंगून के नाम से भी जानते हैं। और आज अपन चल के रंगून सिटी को एक्सप्लोर करने वाले। ये है मेरे होटल से कुछ नजारा। बस अपनी बदकिस्मती ये है कि अपन इधर बारिश के सीजन में और मोस्टली टाइम यहाँ पे बारिश ही होती रहती है। इससे पहले कि अपन शहर को एक्सप्लोर करने निकले, मैं म्यांमार और यांगून की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा मैंने बताया, 7.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड। म्यांमार अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं 5 देशों से: इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, लाओस एंड थाईलैंड। इसके अलावा इसके साउथ में पड़ता है अंडमान सी और साउथ वेस्ट में बे ऑफ बंगाल। और हालांकि हम यांगोन में, जो कि म्यांमार की लार्जेस्ट सिटी है, लेकिन यांगोन म्यांमार की कैपिटल सिटी नहीं है। जी हाँ, जबकि सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी म्यांमार का यांगोन में, सबसे बड़ा सी पोर्ट भी यांगोन में, लेकिन इनकी कैपिटल सिटी है नेपिडो। हालांकि यांगोन इनकी कैपिटल थी, पर 2006 में जाके फाइनली नेपिडो को इनकी नई कैपिटल बना दिया गया था, जो कि इनकी 3rd लार्जेस्ट सिटी और काफी नई सिटी भी है। म्यांमार की वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीज में एक और सिटी का जिक्र भी आता है और वो है मैंडले, जो कि इनकी 2nd लार्जेस्ट सिटी है और इनकी लास्ट रॉयल कैपिटल भी थी। अब अगर दोबारा सिंप्लीफाई करूं तो यांगोन लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सीपोर्ट, लार्जेस्ट एयरपोर्ट, बट फॉर्मर कैपिटल। मैंडले 2nd लार्जेस्ट सिटी, 2nd बिजिएस्ट एयरपोर्ट एंड लास्ट रॉयल कैपिटल। नेपिडो 3rd लार्जेस्ट सिटी एंड प्रेजेंट कैपिटल। तो अब चल के अपन एक्सप्लोर करते हैं यांगोन या रंगून सिटी को और देखते हैं अपने एक्सपीरियंस इस देश में कैसे रहने वाले हैं। तो चलो चलते हैं नीचे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आती भाई मेरे पास रख गए चावल, शायद ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कुछ और सलाद। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस? 12,000 चार। सारे लोग मेरे को घूरने लग रहे हैं चारों तरफ से। व्हाट इज दिस? अरे इनकी करेंसी मेरा 3500 का बिल आया, जो कि अपने इंडिया के तो 60 रुपए बने। 60 रुपए में मैंने इतना सारा खाना खा लिया, इतना बड़ा बिल। दोस्तों, आप लोग चौंक जाओगे म्यांमार में दारू के रेट देख के। मुझे नहीं पता इन सब दारू के इंडिया में क्या रेट्स है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर अपन ये देखें, इंपीरियल ब्लू की बोतल, ये पूरी बोतल है 700 ml की दारू की, और ये है 4500 चार्ट, जो कि अपने इंडिया के बने सिर्फ और सिर्फ 75-80 रुपए की ये पूरी बोतल। 135 टोटल यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स है। ये ट्यूबर की बियर है इंडिया के 50 रुपए की, और ये ट्यूबर स्ट्रॉन्ग वाली है इंडिया के 30 रुपए की। इधर ये पगोड़ा के बिल्कुल सामने एक चर्च। देखना भाई, इन्हें चीरते हुए बीच में से बस निकल गई, किसी को कोई फर्क नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं यार। अभी मैं उठ के भी वापस, मेरे को कुर्सी भी वापस नहीं रखने दी। इनफैक्ट वो जो पॉलीथीन था जिसमें मेरे जूते थे, मैं वो फेंकने जा रहा था डस्टबिन में, वो भी मुझे नहीं फेंकने दिया। एक ऐसा देश, जिस देश की सबसे बड़ी लीडर को यहाँ की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया था सिर्फ उनके घर में वॉकी टॉकी पाए जाने के लिए, और जिस देश में सारी तरह का सोशल मीडिया पूरी तरह से बैंड है, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो ऑब्वियसली बैंड है ही। उस देश से आज मैं आप लोगों के लिए एक यूट्यूब व्लॉग बनाने वाला हूँ। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं म्यांमार में, या फिर जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता था 1989 तक की सबसे बड़ी सिटी यांगोन, जिसे पहले रंगून बोला जाता था। अपन इंडियन शायद अब तक भी इसे रंगून ही बोलते हैं। वहाँ पे मैं फिलहाल हूँ। म्यांमार देश की पॉपुलेशन है 5.5 करोड़ और इनकी लार्जेस्ट सिटी यही है, यांगोन या रंगून। तो सबसे पहले अपन अपने दिन की शुरुआत करते हैं यहाँ के कुछ पॉपुलर टूरिस्टी साइट्स एक्सप्लोर करके। मैं जितना ज़्यादा टूरिस्टी दिख सकता हूँ मैंने पूरी कोशिश करी है। इनफैक्ट आज के तेज़ और डिजिटल ज़माने में भी मैंने स्पेशली जाके रिसेप्शन बोला कि मुझे एक सिटी का मैप दो। बहुत देर बाद ढूंढ के वो एक मैप निकाल के लाए। वो मैप मैंने अपने बैग में डाला है जान करके, ताकि कोई अगर मेरे को पकड़ भी लेता है, कोई सिपाही या कोई मिलिट्री वाला, तो उन्हें भरोसा हो सके कि मैं एक टूरिस्ट ही हूँ। क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम चल रहा है तो एक्सप्लोर करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। सुबह में हालांकि 6:30 बजे उठ गया था, लेकिन तब से नॉन स्टॉप बारिश होने लग रही है। एक बारी बारिश कम हुई तो मैंने नीचे आने की कोशिश करी, नीचे आई इतना में बारिश दोबारा बहुत तेज़ होगी। अब कोई फ़ायदा था नहीं, बारिश हल्की सी कम हुई तो मैंने सोचा भीगना तो है ही, थोड़े कम भीग लेंगे, क्योंकि शाम के 4:15 बज चुके हैं। ऑप्शन अपने पास और कोई बचा नहीं है। बैग में मैंने डाल लिया छाता और एक सिटी का फिजिकल कागज़ का मैप, जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और फिलहाल तलाशते कोई टैक्सी कोई रुकेगा अपने लिए। टैक्सी हाथ तो किया इसने, पर भगा के ले गया। पहले वाला रुको और भगा के ले गया। सुले पकोड़ा हाउ मच ब्रो? 4,000 प्लीज, 4,000।
मैंने वैसे ग्रैब की टैक्सी ऐप चलती है यहाँ पे, उस पर मैंने रेट थोड़ा सा आइडिया ले लिया था। कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर? अब तो बैठ ही गया। उप्स। अब हम जाने लग रहे हैं शहर के डाउनटाउन की तरफ। हमारे राइट में कैंडोजी लेक, इधर एक लेक और पास में इधर एक हनुमान मंदिर भी है जो अपन बाद में देखेंगे। पहले मैंने कोशिश करी कि जितना दूर वाला एरिया अपन वो एक्सप्लोर कर ले, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता। तो अब शहर के बिल्कुल नीचे जाएंगे डाउनटाउन में, उधर जो भी एक दो चीज़ है वो देखेंगे। और जैसा मैं बता रहा था कि भाई ने मेरे को बोला 5000, मैं बोला नहीं यार 4000, पर 4000 में भाई मान गया कि चल चलते हैं। अब इधर की करेंसी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल इनकी करेंसी है KY80, आप उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे लेकिन बोलते उसे चाट है, चाट। बर्मा करेंसी चाट, चाट, ओके चाट, इसे बोलते हैं चाट। तो एक $1 में आप गूगल पे देखोगे तो आपको कन्वर्जन दिखाएगा 3200 चाट, पढ़ोगे तो क्या बना। और एक इंडियन रुपये में उस कन्वर्जन के हिसाब से 38 चाट बनते हैं बर्मा की करेंसी। लेकिन इसमें कैच है, अब ये जो करेंसी कन्वर्जन है आपको दिखाएगा ऑनलाइन या फिर बैंक्स पे, या फिर आप ATM से निकलवाओगे तो आपको एक कन्वर्जन लगेगी। लेकिन जब आप देश में आगे किसी भी मनी एक्सचेंज से पैसे एक्सचेंज कराओगे तो आपको कुछ और ही रेट देंगे। आपको मिलेंगे $1 के बदले, जैसे मैंने कल चेंज कराए 4750 चाट, जबकि इंटरनेट पे दिखा रहा था 3200 चाट, एयरपोर्ट पे दे रहे थे 3300। तो ये बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से चेंज करा रहे हो। यहाँ पे ब्लैक मार्केट के अलग से एक्सचेंज रेट है। तो मुझे क्योंकि $1 में 4700 चाट पड़े, तो मेरे को ये टैक्सी की सवारी $1 से भी कम की पड़ने वाली है। और भाई बोल रहा था 5000, मैं बोला 4000, भाई तुरंत मान गया। तो मैं भाई को 5000 ही दूंगा, चिंता ना करो। ये आ गया एक स्क्वायर, और अभी बारिश फॉर्चुनेटली थोड़ी सी कम हो गई है। कुछ ऐसी दिखती है इनकी करेंसी, और क्योंकि करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसे गड्डियों में आती है। घर से बाहर निकलना पड़ता है तो ऐसे कई लाख लेके निकलना पड़ता है। हालांकि देश काफ़ी सस्ता है, लाखों में तो खर्च करने ही नहीं पड़ते, कुछ हज़ारों में ही बात बन जाती है। गाड़ियों की हालत यहाँ पे बाकी सभी की काफ़ी पुरानी है। देखा जाए तो पीछे गैस रखी होगी, सिलेंडर होगा नहीं भाई है, पर पता नहीं मेरे को दिख नहीं रहा सिलेंडर है नहीं। वो सामने जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर वो है सुले पकोड़ा। सुले, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? सुले और सुले, सुले, ओके। ये आ गया सुले पकोड़ा। ये है 10,000 का नोट। उल्टे तो क्या ही लेंगे भाई से, चलो चलते हैं। नो यू कीप इट, इट्स ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय। चलो ये दिख रहा है भाई सामने अपने को इनका एक काफ़ी पॉपुलर पगोड़ा। अब यहाँ पे बर्मा में क्या है, बहुत सारे पगोड़ाज है। पगोड़ाज बेसिकली बुद्धिस्ट टेम्पल कह लो आप, और बहुत सारे का मतलब कई हज़ारों। ये सुले पगोड़ा इनके बिल्कुल डाउनटाउन के हार्ट में लोकेटेड है, यांगोन सिटी के, और 2600 से ज़्यादा साल पुराना है पगोड़ा। जी हाँ, श्वेतेगोन पगोड़ा काफ़ी पॉपुलर है, उससे भी पुराना पगोड़ा ये है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है यहाँ पे रोड क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई, पेडेस्ट्रियंस के लिए काफ़ी मुश्किल है। चलो पगोड़ा की तरफ एंट्री लेते हैं। और ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाकी यांगोन सिटी की पॉलिटिक्स का, लोगों का भी, क्योंकि यहाँ पे ना रैलीज वगैरह बहुत करते हैं लोग। आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ इसलिए क्योंकि आज पूर्णिमा है या फिर फुल मून है, और जो गौतम बुद्ध थे उनके लाइफ के मेन इवेंट सारे पूर्णिमा वाले दिन ही हुए थे। जैसे कि शायद उनका जन्म भी और उनकी मृत्यु भी, उनका जो पहला भाषण था शायद वो भी, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब इसीलिए ना फुल मून वाले दिन ज़्यादा लोग आते हैं पकोड़ाज में। जैसे मैंने बताया बुद्धिस्ट टेम्पल को पकोड़ा बोलते हैं। और बुद्धिज़्म स्टार्ट एक्चुअली इंडिया में हुआ था, जी हाँ, हालांकि बहुत फैला हुआ है इस रीजन में, एशिया में, लेकिन स्टार्ट एक्चुअली में इंडिया में हुआ था। और गौतम बुद्ध जो थे, हालांकि उनका जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन 29 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जो रॉयल लाइफ थी उसे त्याग दिया था। और बोध गया में, जो कि शायद बिहार में पड़ती है, अपने इंडिया में ही बुद्धि ट्री के नीचे बैठ के उन्हें मोक्ष की या फिर निर्वाणा की प्राप्ति हुई। और निर्वाणा की प्राप्ति के बाद बेसिकली वो बुद्ध बन गए, यानी कि जिसका बेसिकली मतलब होता है दी अवेकन्ड वन। अब चलते हैं अपन सुले पकोड़ा के अंदर। जूते अपने को शायद बाहर उतारने हैं। ये है भाई पकोड़ा में 10,000 चाट या क्या एंट्रेंस फीस। थैंक यू। व्हाट इज दिस? ओह, वेट टॉवल एंड शूज विद मी और देयर। चलो भाई घुसते हैं। बाकी इन्होंने स्टिकर लगा दिए इधर एंट्री पे, पता नहीं क्या है। आगे भाई अब हम पकोड़ा के अंदर। बाकी आप लोग जैसा देख सकते हो ऑक्टेगन की शेप में है ये, 44 मीटर ऊंचा है। और गौतम बुद्ध का यहाँ पे बाल है, मतलब इस पकोड़ा में 2600 साल पुराना है, जो कि सबसे पुराना ही हो गया मेरे ख्याल से शायद यहाँ का।
ऑब्वियसली यांगोन सिटी की हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूडेड है ये पकौड़ा, लेकिन बाल कहाँ पे है उनका? बाल देखना यार भाई। मैं इनके स्टाफ को बोला बाल कहाँ है, बाल देखना है मेरे को गौतम बुद्ध का, पर ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए हम क्योंकि वो इंग्लिश इतनी नहीं बोल पा रहे थे। तो बोलने की क्लोज बाल अंदर है, पता नहीं। यहाँ पे सफाई चल रही है भाई। ये पकौड़ा ऑक्टागन है ना, तो इतना कंफ्यूजिंग है। मैं मेरे ख्याल से हर जगह से एग्जिट ले चुका, फिर बोलते ये नहीं अगला है, ये नहीं अगला है। That's so sweet of you. Thank you. भाई मैं जूते उठा के बाहर नहीं कर रहा था। ओके रिसीट भी दे दी भाई। ये देखो कि एंट्रेंस के जो मैंने पैसे दिए थे, मैं जूते उठा के बाहर नहीं कर रहा था तो क्योंकि मेरे को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा बाहर जाके पहन लूँगा। एकदम से लेडी आई और मेरे को कुर्सी दी और सीट पे ही आ गई रिसीट। बहुत अच्छे लोग हैं यार। अभी मैं उठ के भी वापस, मेरे को कुर्सी भी वापस नहीं रखने दी। इनफैक्ट वो जो पॉलीथीन था जिसमें मेरे जूते थे, मैं वो फेंकने जा रहा था डस्टबिन में, वो भी मुझे नहीं फेंकने दिया। मेरे हाथ से लेके खुद फेंका है। बड़े अच्छे लोग हैं यार। मैंने रोड क्रॉस करी थी और मेरी नज़र पड़ी उस स्ट्रक्चर पे। बढ़िया लग रहा है, उधर चल के देखते हैं क्या है। वैसे तो यहाँ पे पास में एक मार्केट है, बोगयोके मार्केट, ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन है उसकी। मैं उस मार्केट की तरफ जा रहा था, लेकिन वो बिल्डिंग बढ़िया लग रही है मेरे को। एक बार चल के देखते हैं। मैं आपको बता चुका है यहाँ पे कई हज़ारों पगोडाज है, तो ये बात जान के आप ऑब्वियसली अज्यूम कर ही चुके होंगे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। ऑलमोस्ट 88-90% लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन भी वही है। लेकिन इसके अलावा 5-6% मेरे ख्याल से क्रिश्चियंस भी है और 3-4% मुस्लिम्स भी है, जिसमें रोहिंग्या मुस्लिम्स भी आ गए। आपने सुना होगा यार, कुछ साल पहले यहाँ पे जो रोहिंग्या मुस्लिम वाला सीन हुआ था। ये देखो, अपन रिलीजन्स की बात कर रहे थे, उसी समय देखो कितना अच्छा नज़ारा है। इधर ये पगोड़ा के बिल्कुल सामने एक चर्च, बिल्कुल अक्रॉस, और साथ में आ रही है खूबसूरत बिल्डिंग्स है। पता नहीं ये क्या क्या है, इतना मेरे को पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ये वाली बिल्डिंग यहाँ का कोर्ट है। चल के देख ही लेते हैं। ये बस स्टॉप है यहाँ पे, जिसके नीचे भाई इंतज़ार कर रहा है, पता नहीं बस का या बारिश से, अपने आपको बता रहे हैं जो भी हो। बाकी लोग छाता लेके चल रहे हैं, अपने पास छाता है पर बैग में अभी तक निकाला नहीं, थोड़ा तो भीग ही लेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रोड पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इधर ये बैरिकेड से लगा रखे है और रोड की परली साइड भी बैरिकेडिंग है। इस रोड पे कोई मेरे को दिख भी नहीं रहा। वो रोड बंद थी और मैं रिस्क लेना ही चाहता था कि मिलिट्री मेरे को गलती से भी पकड़े, तो मैं घूम के जाने लग रहा हूँ। रिलीजन्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब यहाँ के लोगों की बात करें तो मोस्टली लोग 70% के करीब जो लोग हैं वो है बर्मीज़ लोग। और बर्मीज़ से मेरा मतलब है बमार लोग या फिर बुरमान लोग, जो कि एक एथनिक ग्रुप है। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि देश का नाम बर्मा है तो सभी लोग बर्मीज़ हुए, नहीं। बर्मीज़ जो ये एथनिक ग्रुप है, इन्हीं के ऊपर इस देश का नाम बर्मा था और उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर इसका नाम बाद में म्यांमार भी करा था। तो ये एक एक्चुअली एथनिक ग्रुप है जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉर्म करता है, लेकिन सभी लोग बर्मीज़ नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे एथनिक ग्रुप्स भी है। बाकी जो एथनिक ग्रुप्स हो गए ऑब्वियसली उसमें आगे काइन, रखीने, शान, बहुत सारे यार, 135 टोटली यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स है। स्क्रीन पे कुछ नाम लिखे आ जाएंगे जो मेन है इनके। लोगों को अब रेफ़र करना हो तो आप बेसिकली बर्मीज़ से रेफ़र नहीं कर सकते। बर्मीज़ तो क्योंकि एक एथनिक ग्रुप होगा, जो खूब सारे एथनिक ग्रुप है इस देश में। तो अगर जनरली आपको कोई म्यांमार का इंसान है उसे एड्रेस करना हो तो आप म्यांमार बोलोगे, MYANMA, म्यांमार, क्योंकि बर्मीज़ तो बमार या बुरमान लोग हो गए जो मैंने बताया। अपन आगे भाई इस रैंडम से पार्क में, जिधर से सारा इनका चारों तरफ आर्किटेक्चर दिखने लग रहा है और पीछे वो लाल सी बिल्डिंग है जिसकी वजह से अपन इधर आए थे। सारे लोग छाता लेके घूम रहे हैं, खड़े हैं, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चल के अपन उस बिल्डिंग के नज़दीक पहुँचते हैं। मेन रोड तो बंद थी। ब्रो, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस पार्क? सूले पार्क। ओके, सूले पार्क है भाई। ये एक जिम भी बना रखी है भाई, ओपन जिम पार्क में ही। आंटियाँ लगी हुई है क्या? नहीं, अभी तो कोई आंटी नहीं दिख रही। नहीं, इन ओपन जिम्स में पार्क में आमतौर पे आंटियाँ दिखती है अपने। तो एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी, ये पार्क इनका एक्सरसाइज करने के लिए या टहलने के लिए है ऑब्वियसली, जैसे कि सारे पार्क होते हैं, लेकिन एक अनसंग कारण भी होता है पार्क्स का और पार्क्स में जाने का, और वो कारण है आशिकी। जी हाँ, यहाँ पे आपको बहुत से लोग आशिकी करते भी दिख जाएंगे पार्क में जगह जगह। इनको घर वालों से बच के कोई जगह मिलती है तो ये आ जाते हैं ऐसे मौसम में जब ज़्यादा लोग ना हो, पार्कों के कोनों में छाया की तलाश में। ये आ गई अपनी बिल्डिंग, और जो भी लोग यहाँ फंसते होंगे उनको जाती होगी जेल। जेल जाने से पहले वो लोग आते होंगे इधर, क्योंकि ये है इनकी हाई कोर्ट। अगर इतनी सुंदर हाई कोर्ट होगी तो हर इंसान ही क्राइम कमिट करेगा यार, हर इंसान ही मुजरिम बन जाएगा। वाह यार, शानदार। अब मेरे को डर नहीं लग रहा,
मेरे को अगर मिलिट्री पकड़ भी लेती है, पर यार कल तो संडे है, एक दिन तो जेल में रहना पड़ेगा। मंडे को अगर मेरे को कोर्ट में पेश करेंगे तो कोर्ट देखने में मिलेगी। यार ये लोग फ़ोन में इतनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं, डालते गए क्योंकि इंस्टाग्राम टिकटॉक तो सब यहाँ पे बैंड है। एक्सक्यूज मी, इज दिस द कोर्ट? दिस इज कोर्ट? हाई कोर्ट? व्हाट इज दिस? दिस व्हाट इज दिस बिल्डिंग? नेम। बेचारी लड़कियों को अंग्रेजी नहीं आती थी तो बता नहीं पाई, पर मैंने गूगल मैप से देख लिया, कोर्ट ही है। पार्क के रूल पढ़ लो, फुटबॉल नहीं खेल सकते, अच्छा बेच नहीं सकते, स्केटिंग नहीं कर सकते, फ्रूट यहाँ पे आपको पता नहीं इस देश में, बर्मा में, ये तो छोड़ो, चलते यहाँ से। साउथ ईस्ट एशिया में ना डुरियन करके फ्रूट है, डुरियन फ्रूट बहुत खाते हैं। आप लोगों ने मेरी ब्रूने की वीडियो में देखा होगा, मलेशिया में भी देखा होगा, पता नहीं यहाँ पे खाते हैं नहीं खाते। वो डुरियन जो फ्रूट है ना, उसकी जो स्मेल है ना बहुत तेज़ होती है, बहुत तिखी स्मेल होती है इधर, मतलब साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में खाते हैं। और म्यांमार बेसिकली एक लिंक का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता है और चाइना से जोड़ता है। लोग यहाँ पे बर्मीज़ बोलते हैं और अनफॉर्चुनेटली गूगल ट्रांसलेट पे बर्मीज़ लैंग्वेज है नहीं, तो मैं ट्रांसलेट करके बात भी नहीं कर पा रहा। हालांकि इंग्लिश को रिकग्नाइज करते हैं मोस्टली लोग, बर्मीज़ के अलावा जो भी इनके एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी भाषा यहाँ पे बोली जाती है, जो भी एथनिक ग्रुप है उनकी अलग अलग भाषा, करेन वगैरह। हेलो, देखो कितने ऐसे मुगल हो गए। हाय बाय बाय। सुले पगुड़ा रोड को कहते हैं अलविदा। दोस्तों साल 1824 से लेके 4 जनवरी 1948 तक म्यांमार जो था वो ब्रिटिश रूल के अंडर था। जी हाँ, 124 साल तक अंग्रेज़ों ने इन पर राज किया और फाइनली इन्हें इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी 1948 में, लेकिन इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही है इस देश के अंदर तब से लेकर अब तक। इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे पब्लिकली बात नहीं कर सकता, तो आपको मैं अंदर कमरे में बैठ के वो सारी चीज़ें समझाऊंगा बाद में, इधर की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। पर फिर भी छोटे में बताऊं तो 2011 में 31 जनवरी को जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन था इनका, वो दैट केम इन टू प्लेस, और उसके एग्जैक्टली 10 साल और 1 दिन बाद 2021 में एक और तख्ता पलट हो जाता है, एक और coup हो जाता है इस देश में, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी चली रही है, मतलब मिलिट्री का राज है बेसिकली। अब आप लोग नोटिस कर रहे होगे कि गाड़ियाँ सड़क के राइट साइड में कैसे चल रही है। देखो बस सड़क के राइट साइड से जाने लग रही है, गाड़ी राइट साइड में जा रही है, और जो गाड़ियाँ आने वाली है वो उधर से राइट साइड पे आ रही है। लेकिन म्यांमार तो ब्रिटिश कॉलोनी थी और जितने भी अंग्रेजों के राज करे हुए देश है उसमें सड़क के लेफ्ट साइड गाड़ी चलाते हैं, तो इधर राइट साइड क्यों चला रहे हैं। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि ये उल्टा चलता है बेसिकली। यहाँ पे जो सड़क पे ड्राइविंग है रोड के राइट साइड करते हैं, सिर्फ शायद इकलौता ऐसा देश है जिस पर अंग्रेजों ने राज करा और जहाँ पे याद है, क्योंकि अपने इंडिया में भी रोड के लेफ्ट साइड चलाते हैं और जितनी भी कंट्रीज थी कॉमनवेल्थ कंट्रीज सब में ऐसे ही है। और सिर्फ यही नहीं, इनकी जो मेजरिंग यूनिट्स भी है वो भी पूरी दुनिया से बिल्कुल ऑपोजिट है। पूरी दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने मैट्रिक सिस्टम को नहीं अपनाया, यानी कि मेजरिंग की जो यूनिट्स है, जिसमें एक ऑब्वियसली है यूएसए, दूसरा है लाइबेरिया, आपने मेरी अफ्रीका की वीडियोज़ में देखा होगा, तीसरा देश है म्यांमार। और ये अब भी अपनी बहुत सारी ट्रेडिशनल यूनिट्स यूज़ करते हैं चीज़ें मेजर करने के लिए, जैसे कि अपने इंडिया में भी ट्रेडिशनल यूनिट्स अभी तक थोड़ी बहुत चलती आ रही है, जैसे कि शेर हो गया, पाव हो गया, रत्ती हो गया, मरला, कनाल, ये सारी चीज़ें। तो इधर भी जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो लान मतलब 6 फुट, लान बर्मीज़ लैंग्वेज की एक ट्रेडिशनल मेजरिंग यूनिट है। चलो जल्दी से सीधा जाना अपने को, कर लेते हैं बात। सड़क पे चलते चलते मेरी नज़र गई इधर लेफ्ट में सुले स्क्वायर यांगून, जो कि एक मॉल लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है वैसे। और मॉल के बिल्कुल दूसरी तरफ रोड के इस साइड देखोगे तो एक सिनेमा, जी हाँ एक थिएटर, जिसमें पिक्चर ये जो लगी हुई है पता नहीं कौन से देश की पिक्चर है, पता नहीं यार ये यहाँ की है या कोई चाइनीज़ है, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। आप लोगों को पता है तो बताना। थिएटर में लोग भी बैठे हैं नीचे, एक एंट्रेंस और लोग अपना शो शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं शायद। ये देखो ये शो के टाइम भी लिख रखा है, 10:30 बजे, 1 बजे, 3:30 बजे, फिर 6 बजे। सड़क पे जमी हुई है काई और पैर बहुत स्लिप होने लग रहे हैं, और रोड क्रॉस करते हुए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर। अरे भाई वो मर गए भाई, सेम टी शर्ट। चलो रुक जा भाई प्लीज़, बस मैं गिर ना दूँ। लाल थी वैसे भी रुकना था। मैं सोचता था सिर्फ गाड़ियाँ ही बिना लाइट देखे क्रॉस करती है, पर लोग भी कर लेते हैं। लाल बत्ती है पर सब मौज में चले आ रहे हैं। मेरे को हरी बत्ती में डर लगता है, लाल में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। देखना भाई इन्हें चीरते हुए बीच में से बस निकल गई, किसी को कोई फ़र्क नहीं। मेरे ख्याल से बारिश देख के मुझे ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे पैर ज़्यादा फिसल रहे हैं।
सैटरडे का दिन है और पता नहीं बहुत सी दुकानें बंद है आज, पता नहीं ऐसा क्यों है। अपन डाउनटाउन में ही टहल रहे हैं अभी तक, मार्केट की तरफ जा रहे थे और मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मेरी नज़र गई इधर, हाँ उस पे नहीं जो आप लोग सोच रहे थे, इस मंदिर पे, श्री कामाक्षी अम्मान टेम्पल, ऑल म्यांमार विश्वकर्मा कम्युनिटी। ये हिंदू टेम्पल है यार, जी हाँ बिल्कुल हिंदू टेम्पल है। देखो भगवान गणेश, अब देखो म्यांमार ने सिर्फ रोड के राइट साइड चलाना ही अडॉप्ट नहीं कर रखा यूएस से। ये देखो स्ट्रीट के नाम भी ऐसे लिख रखे, 30th स्ट्रीट, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएस में आपको दिखेगी हर स्ट्रीट एक दूसरे के पैरेलल। अब वो 30th थी तो ये 29th हो गया 31st। ये देखो ये अब अगली आ गई 29th स्ट्रीट, ऐसी उससे अगली होगी 28वीं 27वीं, तो लोकेट करना आसान हो जाता है। ये क्या है, चूलिया मुस्लिम दरगाह मोस्क, ये मस्जिद है। डुरियन, हाउ मच फॉर डुरियन? ये देखो ये होता है डुरियन, इसकी खुशबू बहुत तेज, खुशबू नहीं मैं तो बदबू ही कहूँगा ये बहुत खाते हैं यहाँ पे लोग। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस? हाउ मच? 12,000 12,000 चाट, 12,000 चाट यानी कि भाई ये हो गए $3 का लगभग है, लाइक $3 राइट, $3 पता नहीं लगभग $3 के करीब हो गया, मतलब 250 रुपये का ये मान लो ये एक डुरियान है। और ये अगर मैंने खोल दिया ना और आपने घर में रख दिया अपने, तो आपके घर में से इसकी बदबू नहीं जाने वाली, और गाड़ी में रख दिया तो परमानेंट ही, समझ लो 1 साल तक गाड़ी में से इसकी बदबू ही नहीं जाएगी। बहुत से देशों में तो मेट्रो में भी बैंड है डुरियन फ्रूट, जैसे कि सिंगापुर में, तो इसीलिए पार्क में लिख रखा था। मतलब पार्क में बैठ के अपने लिए तो कितनी नॉर्मल सी बात है, अपन पार्क में जाके फ्रूट तो खाते ही है, कोई जामुन खाता है कोई कुछ खाता है, इधर अलाउड नहीं है इसी वजह से, क्योंकि लोग डुरियन खाते हैं और उसके छिलके फेंक देते हैं और उसकी बदबू फिर बहुत ज़्यादा तीखी होती जाती नहीं। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, हेलो कहाँ भगाए जा रहे हैं? टैक्सी टैक्सी, ग्रैब 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 या भाई। वो ग्यो के जो मार्केट थी, मार्केट तो बंद मिली, सैटरडे था, पता नहीं गूगल पे तो खुली दिखा रहा था, फिर आसपास मैंने लोगों से पूछा, बोले कल खुले यानी कि संडे को। ज़्यादा लोग बात भी नहीं कर पा रहे थे, बाहर शोर बहुत था तो बाहर मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर दुकानें वगैरह सारी बंदी दिख रही थी। तो फिर मैंने करा ली ग्रैब टैक्सी। लकीली मैं हैरान हूँ, इस गाड़ी में एसी चलने लग रहा है। दरअसल बर्मीज जो लोग हैं वो एक्चुअली एशिया के वन ऑफ द लोएस्ट कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मोस्टली देश में बिजली नहीं रहती, बिना बिजली के लोग रहते, तो घरों में तो एसी होते ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है, पर गाड़ियों में भी मुझे पहली गाड़ी दिखी जिसमें एसी चलने लग रहा है। ये देखो नाइस एसी, वेरी चिल एसी, गुड एसी। थैंक यू। टैक्सी से उतर गया और मैं आ गया एक स्पेशल जगह। स्पेशल जगह क्या है, पहले चलते हैं। गूगल मैप से दिखा रहा था यहाँ से रास्ता सड़क का, पर यहाँ तो दीवार थी, तो मैं बोला भाई रुक, तू गाड़ी लेके जा, मैं जाता हूँ पैदल। आप सभी लोगों ने बहादुर शाह जफर के बारे में तो सुना ही होगा, हो सकता है बहुत लोगों ने ना सुना हो, नहीं सुना तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। दरअसल वो थे एक मुगल एम्परर जो कि 20th और लास्ट मुगल एम्परर थे इंडिया में। और जिन भी लोगों ने नाम सुन रखा होगा वो लोग ज़रूर यांगोन को या रंगून को जानते होंगे। क्यों जानते होंगे? दरअसल 1857 में ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ एक रेबेलियन किया था हम लोगों ने, जिसे लीड करा था बहादुर शाह जफर ने। अब हालांकि एक मुगल एम्परर थे, अपने ऊपर वो राज करते थे, पर बहुत से लोग बहुत अच्छा मानते थे उन्हें। एक उर्दू पोएट भी थे, वो आर्टिस्ट थे एक, और उन्होंने वो रेबेलियन लीड करा था। हालांकि शुरू में वो रिलक्टेंट थे, पर बाद में वो मान गए थे, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो रेबेलियन जब उन्होंने लीड करा तो बाद में इस बात से 1 साल चला था रेबेलियन, ज़्यादा लंबा चला भी नहीं। अंग्रेज़ इस बात से बहुत नाराज़ हुए थे और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा इसको निकालो देश से बाहर, और उन्होंने एग्जाइल कर दिया था बहादुर शाह जफर को और भेज दिया था रंगून। जी हाँ, यहाँ पे बर्मा में। और रेबेलियन हुआ क्या था, इसके पीछे भी काफ़ी कारण थे। लोग परेशान थे ओबियसली अंग्रेज़ों के राज से, काफ़ी टैक्सेस को लेके परेशानियाँ थी। जो इंडियन लोग थे, हिंदुस्तानी लोग थे, वो बड़ी पोस्ट पे कभी भी नहीं पहुंच पाते थे, बड़ी रैंक्स पे, मतलब बहुत नाइंसाफ़ी उनके साथ होती थी। तो उस वजह से ये जो रेबेलियन था ये हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ़। लेकिन 1857 में हुआ था और 1858 में ही अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था, मतलब हरा दिया था रेबल्स को, और इन्हें एग्जाइल कर दिया था बहादुर शाह जफर को रंगून में। रंगून में 1857 में भेजा और 1862 में बहादुर शाह जफर की यहाँ पे मौत हो गई थी रंगून में। जी हाँ, और जिधर अब मैं आया हूँ यहाँ पे है उनकी कब्र।
उनकी जो टूम्ब है वो रंगून में है, यांगोन में, म्यांमार में, बर्मा में, और वो देखने में आया हूँ। मैं लोकेशन पे तो पहुँच गया था लेकिन मेरे को टूम्ब मिल नहीं रही थी। तो मैंने इधर एक भाई से पूछा, इधर ही कुछ लोग खड़े थे, मैं बोला बहादुर शाह जफर की टूम्ब का है। तूने समझ भी नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब वो जानते ही नहीं थे। फिर मैंने गूगल पे दिखाया फ़ोटोज़, तो फ़ोटोज़ मैच करी तो सामने ये जो जगह दिख रही है इससे फ़ोटोज़ मैच हुई, तो बोले इधर चले जाओ। जैसा मैंने बताया 1857 में अंग्रेज़ों ने उन्हें एग्जाइल करके भेजा था यहाँ रंगून, और उसके ठीक 5 साल बाद यानी कि 1862 में, जब शायद उनकी उम्र 87 साल रही होगी, उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी और ये टूम्ब बनाई गई। और हालांकि 1867 में हुई थी मौत, लेकिन जो उनकी कब्र बनाई गई थी ये 1991 में बनाई गई थी, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा है। देखो इधर लिख रखा है बहादुर शाह जफ़र 1772 से 1862। इसके हिसाब से तो वो 90 साल के हुए, 87 की नहीं हो सकता, मैं गलत हूँ क्योंकि मैंने शायद 87 पढ़ा था। इसके गेट पे आप एक चीज़ देख सकते हो, लिख रखा है गेट प्रेजेंटेड बाय हिज एक्सीलेंसी श्री NP अलेक्जेंडर, एम्बेसडर ऑफ इंडिया, फरवरी 1977। पर यार मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, 1977 में गिफ्ट कैसे करा है, क्योंकि उनकी टूम्ब तो 1991 में बनवाई गई थी। हो सकता है गेट पहले दिया हो म्यांमार को किसी और चीज़ के लिए, इंडियन एम्बेसडर ने, और उन्होंने बाद में इनकी सरकार ने यूज़ कर लिया इसे इनकी श्राइन के लिए। ये देखो दिल्ली के लाल किले में जन्म हुआ था उनका, और ये सामने है उनकी कब्र। फिलहाल मैं आ गया कब्र के अंदर, ये है देखो उनकी कब्र, 7 नवंबर 1862। ये उनकी ग्रैंड डॉटर की रियल बॉडी है ना, रियल बॉडी, और ये एम्प्रेस की रियल बॉडी उनकी वाइफ की, ये सिंबॉलिक है, ये बस सिंबॉलिक है। उनकी खुद की बॉडी नीचे है ना, नीचे। अच्छा आखिरी दिन की, और ये यहीं रंगून में ली गई थी जी। अरे वाह, ये जगह इंडिया में होती तो इधर इतनी भीड़ लगी होती, यहाँ देखने का मौका ही नहीं मिलता। उनका कोई शेर याद है आपको? यहाँ में लिखा है, नीचे में भी लिखा है, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। अरे वाह, कौन सी कंट्री से ज़्यादा आते हैं लोग इधर घूमने? यहाँ इंडिया बहुत आते हैं। इंडिया से आते हैं ना, और पाकिस्तान से भी? पाकिस्तान। अच्छा, ये लेडीज रूम फ्राइडे को नमाज पढ़ने के लिए, अच्छा, और ऊपर मर्दें पढ़ने के लिए। ये प्रोग्राम में हम लोग मट्टी खुदाई किया। अच्छा, पहले तो जमीन आप यहाँ से देखिए, जितना ऊंचा जमीन है, हाँ, इतना मट्टी निकालने के बाद ब्रिटिश ने अच्छा, जो डेड होने के बाद छुपा दिया। अच्छा, अभी 1991 में हजरत बहादुर शाह की रियल बॉडी पता चला। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, खाली ये इसका ऊपर में मट्टी ज्यादा था। ये इंडिया पाकिस्तान से मशवरा किया, हाँ, उन्होंने बनाने को बोला। तो ये है भाई असली जगह जिधर बहादुर शाह जफर जी की डेड बॉडी मिली थी यहाँ पे 1991 में। हाथ लगा सकता हूँ? यही लगा सकते। अरे वाह, और ये उसी जमाने के पत्थर है ना? जमाने के पत्थर, एक एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर। देख सकते हो आप लोग, ये नए मॉडर्न पत्थर नहीं है, पुराने उसी टाइम के पत्थर, जिधर ये एक्चुअल इनकी जो टूम्ब है। ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सके, मैं वो मुश्त एक गुबार हूँ। आप लोग सोच रहे होगे भाई मैंने उर्दू कैसे पढ़ ली, तो दरअसल मुझे पढ़नी नहीं आती, लेकिन इसका जो ये वाला शेर था मेरे पापा ने मेरे को सुनाया हुआ है एक बार पहले, तो इसलिए मुझे याद था, और मुझे सही पढ़ा नहीं जा रहा, पर इन्होंने बताया वही वाला शेर है। इंडिया के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब नेम और डेट। अच्छा, 2006 में आए हैं कलाम साहब। मनमोहन सिंह जी भी आए 2012 में। नरेंद्र मोदी जी भी आए इधर 2017 में। ये देखो नरेंद्र मोदी जी इधर आए, और ये पाकिस्तान के जो भी लीडर्स यहाँ पे आए, जैसे इनके प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ। मेरा नाम कमालुद्दीन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी तरह से मेरे को घुमाया इधर। मैं चलता हूँ फिर, है ना? बाय बाय।
वक्त हो गया शाम के 6:30 और अंधेरा होने लग गया और जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और अपने होटल पहुँचना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री ने पहरा देना शुरू कर दिया, अंधेरा होने लग रहा है इसलिए। और अभी एक मिलिट्री गाड़ी यहाँ से गई भी थी और मुझे घूर रहे थे सारे बुरी तरह से। और अगर मिलिट्री पकड़ लेती है ना तो आमतौर पे लोकल्स को तो डाल देती है फौज में कि भाई अब तुम लड़ो जो भी रेबल ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ। इस सारी बातों के बारे में बाद में बात करूँगा, होटल पहुँच के अच्छे समझाऊँगा। पर मेरे को भी कुछ भी कर सकते हैं, अब कुछ नहीं पता, तो इससे अच्छा ये पहले ही टाइम रहते निकलना यहाँ से। मैंने टैक्सी कराई है, इधर जो टैक्सी खड़ी थी ऑफलाइन ये तो जाने को तैयार नहीं है, तो मैंने ग्रैब ऐप से करा ली। ग्रैब ऐप चलती है यहाँ पे टैक्सी बुक कराने के लिए, ऊबर वगैरह तो नहीं है, यही है शायद मेरी। लेकिन पेमेंट सारी कैश में होगी, कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते यहाँ पे। जो ग्रैब ऐप है कार्ड के थ्रू पेमेंट्स नहीं हो सकती। हाँ यही है। मेरे को लगा वो स्विफ्ट गाड़ी है, मैं भी सोचूँ स्विफ्ट कैसे टैक्सी है। चलो इतनी दूर किसी देश में आओ और उस देश का खाना ना खाओ तो ये तो उस देश के लिए नाइंसाफ़ी होगी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी रिस्क और ले ही लेते हैं। और इधर का एक फेमस बर्मीज़ खाने का रेस्टोरेंट है, इधर में आ गया टैक्सी लेके। हालांकि अंधेरा हो चुका है पर एक बार इधर खाना खा लेते हैं। आती भाई मेरे पास रख गए चावल, शायद ये कॉम्प्लीमेंट्री है। डू यू हैव अ मेन्यू देयर? ओके, कुछ और सलाद, पर मेन्यू इधर नहीं है, मेन्यू उधर है। अच्छा देख के ऑर्डर करना है। नो वेजिटेरियन, दिस इज वेजिटेरियन। व्हाट इज दिस? ओस? पोर्क? नो। फिश? चिकन? ओके, मे बी eggs. Eggs, 1 plate, yes. And what do you eat it with? Roti or okay, just eggs for now. भाई कोई इंग्लिश मेन्यू नहीं है, किसी को इंग्लिश नहीं आती, पर बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। लगी है, पता नहीं, शायद चावल के साथ खाने होंगे। हाँ मैं भी सोच रहा था भी खाऊँ किसी साथ तरी रोटी वगैरह कुछ, तो बोले उधर उन्होंने टेबल पे इशारा करा, तो ये चावल होंगे। थैंक यू। या ये अपनी सब्जी अंडे की, और ये भाई पता नहीं तरह तरह की चीज़ें रख गई, तो मैंने तो सिर्फ अंडा मंगाया था। दिस इज सूप ओके। ये भाई इसमें सूप है, थैंक यू। दिस इज थनाका या। यहाँ पे ना बर्मा में आपको लड़कियाँ दिखेंगी, यहाँ पे गालों पे इन्होंने ना कुछ लगा रखा होता है। तो ये थनाका पेड़ है, थनाका पेड़ की जो छाल होती है, यानी उसका जो ट्री बार्क है, वो लगाते हैं अपने फेस पे, स्किन पे एज अ सनस्क्रीन। तो हर लड़की ने यहाँ पे गालों पे लगाया होता है। खाना शुरू करते हैं, पर मेरे को पता नहीं है खाना कैसे है। ठीक है, अपन अपनी अंडा करी नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। चावल और इसमें डाल देता हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि बहुत गंदे ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं गंदा मुँह बनाऊँ और ये लोग फिर मेरे को देख के बुरा मानने। यहाँ से सारे लोग मेरे को घूरने लग रहे हैं चारों तरफ से भी। लो भाई, बस उम्मीद करता हूँ अच्छी हो। वेरी नाइस, अच्छी, अरे सही में अच्छी है। इसमें ना ये मूंगफली है, मूंगफली और साथ में इनकी कोई पता नहीं स्पाइसेस वगैरह, ये हरी चीज़ पता नहीं क्या है। ये तो सूप है, मैं आपको बता चुका। और इधर सैलड है जिसमें प्याज, खीरा, गाजर वगैरह है। ये इनकी कोई चटनी सी है। ये तरी और साथ में अंडा और ये चावल, और अलग से और चावल भी रख दी। इसमें क्या है? अरे ये क्या चीज़ है? गुड़ है क्या? पता नहीं क्या चीज़ है यार, समझ से बाहर है। इतनी चीज़ें रख गई अभी। इसमें जो पानी भी है, पानी भी साथ में गर्म दे के गया है। ये गुड़ ही है, मैंने खाया ना तो टेस्ट से पता चला, बिल्कुल अपना जो गुड़ होता है वही है। कोई मेरे टेबल से कुछ उठाने भी आ रहा है ना, तो ऐसे एक हाथ इधर रख के, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली यूँ उठाने लग रहे हैं। मेरे एक हाथ में कैमरा है, रुको। ओके इनफ। भाई अपने आप और रख गई अंडा, जैसे मेरे 2 अंडे ख़त्म हुए, 1 अंडे का पीस और रख गई। मतलब कोई कुछ भी उठाता है ना तो ऐसे रखेंगे, ऐसे उठाएंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली। पैसे भी देंगे, पैसे भी लेंगे। लोग अच्छे लोग यार, बहुत अच्छे लोग हैं।
पता नहीं भाई, ये तो और सूप ले आए। मेरा एक चीज़ खत्म हो रही है तो दूसरी लाए जा रही है। मेरा पेट भर गया और खाना ही नहीं। देख के सी अंडे भी और देंगे, अभी सूप भी। और जब मैं आया तब एकदम खाली था, लेकिन अब डिनर का टाइम हुआ ना तो देखो एकदम फुल हो गया। और सारी लड़कियों ने गाल पे थनाका लगा रखा है। देखो इसने लगा रखा है थनाका गाल पे, कैसे ट्री बार्क। जितना मैं खा सका मैंने खा लिया भाई। और अब चलते हैं यहाँ से, बिल मंगा लेते हैं। कितने का आया भाई? बिल आया 3500 का। वो शायद याद करके आई थी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आके बोली 3000 यानी कि 3000। फिर बोली नहीं 3500, 3500। तो मेरे पास खुले थे नहीं, मैंने 10,000 का निकाल के दे दिया उस वापस। थैंक यू सो मच, यू कैन कीप दिस टिप। तो 10,000 का मैंने दे दिया, खुले थे नहीं। फिर अब ये मेरे लिए 6500 वापस ले आई, जिसमें से 1,500 मैंने वापस लौटा दिए, 5,000 रख लिया। अरे भाई एक सेकंड रुको, भी मैंने पैसे कन्वर्ट करे इनकी करेंसी। मेरा 3500 का बिल आया, जो कि अपने इंडिया के तो 60 रुपये बने। 60 रुपये में मैंने इतना सारा खाना खा लिया, इतना बड़ा बिल। कमाल हो गया भाई। चलो भाई, खाना तो हजम हो जाएगा, लेकिन मेरे बात नहीं हजम होने लग रही। 60 रुपये में 3 तो अंडे थे, उसमें तरी थी, चावल था, सूप था, गुड़ था, पीनट्स थी, इतने सारे एपेटाइजर्स थे भाई। 60 रुपये में खाना आ गया। बारिश बहुत तेज़ होने लगी है और वो खड़ी अपनी टैक्सी। चला ले यार थोड़ी सी, मेरे यार डेंजरस लग रही है भाई इसी तो टैक्सी। डिस्को है तो। हेलो, टैक्सी लाइक डिस्को, दिस इज गेयर। भाई साहब इन्होंने तो टैक्सी का कुछ और ही बना रखा है। नाइस। ऑटोमेटिक है गाड़ी। भाई खाना खा के निकल ली, और ओंग थू खा नाम था उस रेस्टोरेंट का यार। मतलब कमाल ही था। मेरे को नहीं याद मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना सस्ता खाना कहीं पे खाया हुआ है यार। मतलब अपन ने जिस एक्सचेंज रेट से कराया है तो अपने को 60 रुपये का पड़ा है। 3500 मतलब 60 रुपये। अगर उससे ना भी कराए होते, ऑफिशियल रेट भी ले लोगे आप, अपने कार्ड से पे करोगे या जो भी बैंक से पैसे लेके आओगे इनकी करेंसी में, तो भी $1 बनता है भाई। 83 रुपये 84 रुपये में आपको इतने सारे एपेटाइजर्स देंगे। सारे लोग आगे ऐसे आपके सिर पे खड़े हो जाएंगे, बताओ आपको क्या खाना है। एक चीज़ खत्म होगी दूसरी ले आएंगे, एक सूप खत्म हुआ दूसरा, सब अनलिमिटेड। सैलड खत्म होगा तो वो और आ जाएगा। कमाल हो गया यार। मतलब 3 अंडे की तो मैंने वो सब्जी खा ली, साथ में उसके चावल थे, और उसके अलावा एक प्लेट और थी चावल की एक्स्ट्रा। उसके अलावा इतने सारे एपेटाइजर जो आपने देखा ही यार, समझ में नहीं आने लग रहा यार। और ये तो फेमस रेस्टोरेंट था, ये तो फिर भी शायद थोड़ा बहुत महंगा होगा। इससे सस्ते भी एग्जिस्ट करते होंगे डेफिनेटली। कमाल ही हो गया यार। और किसी को इंग्लिश नहीं आती थी हालांकि, लेकिन हॉस्पिटैलिटी एक नंबर, ज़बरदस्त। इट्स ओके ब्रो, कीप द चेंज, गुड बाय। चलो, होटल में घुसने का मन नहीं कर रहा, तो मेरे होटल के साथ में ये एक मार्केट से इधर चल पड़ते हैं, अंदर से पानी वानी ले लेंगे। शाम के 7 बज गए और बाकायदा खुला ही है तो अभी तक। मॉल सा यार ये तो। ये देखो लिख रखा राइट साइड में शॉपिंग मॉल। क्या नाम है इसका? रंगून सिनेप्लेक्स थिएटर होगा ऊपर शायद। मेरे को तो लगा सुपर मार्केट ही है बस, पर ये तो मॉल निकला। ये रही भाई एक सुपर मार्केट। हालांकि मेरे को नहीं याद मैंने इतना सस्ता देश कोई देखा होगा, लेकिन जिस तरह से लोकेटेड है सुपर मार्केट इस मॉल के अंदर, तो ये मेरे ख्याल से महंगी मिलेगी बाहर किसी और सुपर मार्केट में अपन जाते हैं उससे कंपेयर करें तो। पर चल के देखते हैं अब तो। ये तो जो भी फ्रूट्स है ये इम्पोर्टेड है सारे, तो इनके रेट ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। ये है 1 लीटर पानी की बोतल, लगभग अपने इंडिया के 10 रुपये की। तो अब देख सकते हो इंडिया से सस्ते रेट्स हैं। बहुत सस्ता देश है। और ये तो इनकी महंगी सुपर मार्केट है। अरे बियर भी मिलने लग रही है। अच्छा हाँ, बुद्धिस्ट कंट्री है, मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में मोस्टली में बैन होती है, या फिर होती भी है तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है। अब जैसे ट्यूबर का कहना है, ये तो ऑब्वियसली इंपोर्टेड है, डेनमार्क की बियर है, कोपेनहेगन की। ये है 2850 की, सिर्फ 2850 की। भाई इतनी सस्ती कैसे? ये तो $1 से भी कम का कैन हुआ यार। वही अपने 55-60 रुपये का कैन है इधर बियर का। स्ट्रॉन्ग ही होगी ये, कितने 5% है। तो भाई नशेड़ियों के लिए तो जन्नत है ये जगह, मतलब दारूबाजों के लिए। भाई 10 अंडे है इधर 3860 के। अब डिपेंड करता है अपन कौन से कन्वर्जन रेट से इसे कन्वर्ट करेंगे, ब्लैक मार्केट से या फिर ऑफिशियल से। पर अगर दोनों का बीच का भी अपन इसे ले ले तो ये आएंगे 85 या 90 रुपये के, मान लो 10 अंडे। या अपन एवरेज ले रहे हैं, आपको सस्ते पड़ेंगे अगर ब्लैक मार्केट रेट से एक्सचेंज करोगे तो मतलब 9 रुपये का एक अंडा। मेरे ख्याल से इंडिया में भी 9 रुपये से महंगे हैं अब। और इस सुपर मार्केट में मतलब लोकल किसी रेडी से लोगे तो आप और भी ज़्यादा सस्ते होंगे ऑब्वियसली।
तभी मेरे समझ में आई ये चीज़ कि अपन ने इंडिया के 60 रुपये में तो खाना ही खा लिया जिसमें 3 अंडे थे, मतलब सब्जी तरी वो सब चीज़ें अलग, अंडे ही 3 थे। क्योंकि मोस्टली देशों में एक अंडे का रेट 50 रुपये है। मतलब आजकल मैं जिन देशों में ट्रैवल करता हूँ, न्यूजीलैंड में 50-55 रुपये का एक अंडा था, कैरेबियन गए थे उधर 50-55 रुपये का, ठीक है। यूरोप में थोड़े सस्ते हैं, अपने एशिया में सस्ते हैं, पर एशिया से तो महंगे यार, जगह 30, 40, 50 रुपये ये रेट मिलता है आजकल। ये है भाई इनके सॉफ्ट ड्रिंक्स और इनके रेट आपको दिखाता हूँ। सिर्फ 1500 चाट, ये भाई मतलब इंडिया की मान लो डिपेंडिंग अपॉन किस रेट पे आप एक्सचेंज कराओगे, पता नहीं कितने लीटर कोक है ये 30 रुपये की है भाई। 850 ml कोक भाई 30 रुपये की एवरेज है। अगर आप अच्छे रेट से चेंज कराओगे तो आपको 25 रुपये की पड़ेगी। भाई आप लोग चौंक जाओगे बर्मा में दारू के रेट देख के। मुझे नहीं बताया दारू इंपीरियल ब्लू इंडिया में कितने की आती है, लेकिन यहाँ पे 700 ml की बोतल 100 रुपये की है इंडिया के। पहले अपन ने देखी थी पानी की बोतल जो कि शायद 9-10 रुपये की थी। यहाँ पे और सस्ती पानी की बोतलें भी है, जैसे ये 450 चाट की है जो कि अपने इंडिया के बने 8 रुपये 9 रुपये, मतलब 10 रुपये से भी कम की पानी की बोतलें हैं यहाँ पे। देख लो काफ़ी सस्ता देश है यार। और महंगे सुपर मार्केट के हाल है, पता नहीं सस्तों के क्या लोगे। ये ट्यूबर्ग तो अपन देख ही चुके, 50 रुपये की थी लाइट वाली बड़ी, और ये स्ट्रॉन्ग वाली ट्यूबर्ग जिसमें 6.1% अल्कोहल है, लेकिन छोटे वाली इसकी कीमत है इंडिया की 30 रुपये सिर्फ। भाई यार कमाल ही हो गया, गलत देश में आ गया मैं तो। काश मैं ऐसा होता कि जो पीता दिन रात। इतनी सस्ती दारू के देश में आए बाद भी मैंने लिया कुछ प्रोटीन के बिस्कुट, साथ में फुल क्रीम दूध और पानी की बोतलें। चलो कितना है अपना बिल? अभी तो बढ़ने लग रहा है। वैसे इधर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, मैंने ज़्यादा जगह देखी नहीं यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट जिधर कार्ड एक्सेप्ट होता हो। इधर कर रहे हैं इस सुपर मार्केट में, महंगी सुपर मार्केट है तभी। ये सब सामान तो मैंने लिया ही था जो आपको दिखाया, साथ में एक टूथब्रश भी ले लिया था, तो भी मेरा बिल पता नहीं कितने इंडिया के 300-400 रुपये का आया होगा यार। और मुझे लगता है कि अभी तक जितने पैसे मैंने चेंज कराए थे ना, उसमें से शायद मैं अभी तक आधे भी नहीं खर्च पाया हूँ। और हर जगह मैं कैश में ही पेमेंट कर रहा हूँ, टैक्सी से लेके खाना पीना घूमना फिरना हर जगह, और हर जगह टिप भी दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहा हूँ। तो ये हाल है भाई। बारिश तेज़ होगी और रात का समय हो गया, बाहर रहना सेफ़ नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि 7:45 होने वाले हैं। 8 बजे के बाद ये लोग बोलते हैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कोई भी बाहर रहे। तो ये सभी लोग मेरे ख्याल अपने घर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 20 मिनट बची है इनके पास भी। चल के अंदर अब मैं आपको इस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कमरे में थोड़ी देर आराम करके मैं आया था इधर होटल के जिम में, और मेरे अलावा जिम में कोई भी नहीं है। ये होटल लेने का मेरा मोटिव यही था कि ताकि जो टाइम है वो मेरा मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ। रात को एक तरह से कर्फ्यू सा ही होता है, ना बाहर जा सकते ना कुछ कर सकते, तो इस टाइम में मैं जिम में आ सकूँ, एक्सरसाइज कर सकूँ, या होटल में और चीज़ें करके अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकूँ। अब अपन एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर मैं ऐसे बनियान में आज बाहर निकल गया होता ना, तो पक्का मेरे को मिलिट्री उठा के ले जाती और अपने पास ही रख लेती। सोच रहती है लंबा है, गाड़ी की छत आसानी से साफ़ कर देगा खड़े खड़े, बच गए। दोस्तों इससे पहले कि अपन सोने जाए और आज के दिन को ख़त्म करके कल दोबारा रंगून सिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, मैंने सोचा क्यों ना इस देश के करंट पॉलिटिकल सिस्टम को या फिर सिचुएशन के बारे में आप लोगों से बात कर ली जाए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यांमार को समझने के लिए, और एडिशनली एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जिसके बारे में अपन पब्लिकली बाहर बात नहीं कर सकते बिल्कुल भी।